औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सरफराज अहमद मेयो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो CSS प्रिपरेशन 2021 के हवाले से है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल फरवरी में CSS का एग्ज़ाम लेती है। CSS एब्रीवेशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस की, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 17 स्केल्स की जॉब्स होती हैं उनका। इस हवाले से मैंने एक तारुफ़ी लेक्चर पहले ही अपने YouTube चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसको आप सुन सकते हैं और वहाँ से इसके मालूमात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद जो आज का हमारा मौजू है वो उसमें जो 600 नंबर ऑप्शनल पेपर्स के होते हैं, यानी जो 600 नंबर के हमने ऑप्शनल या उनको आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कह लें जो ऑप्ट करने होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट हमारा साइकोलॉजी होता है। अब वो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का होता है, उसमें कौन कौन से उसके कंटेंट्स होते हैं और स्टूडेंट उसमें कितने मार्क्स तक ले सकता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, इस हवाले से हमारा ये लेक्चर इंशाअल्लाह हम तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से इसी तरह से तारुफ़ी प्रोग्राम, तारुफ़ी लेक्चर्स आपके सामने पेश करते रहेंगे। मज़ीद लेक्चर्स को सुनने के लिए और हमारी वीडियोस से बाखबर रहने के लिए आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम अपने बाकायदा इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का सलेबस CSS एग्ज़ाम के लिए ये 100 नंबर पर मुश्तमिल है। 2015 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको रिवाइज़ किया था सलेबस को, और 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था CSS का वो इसी न्यू सिलेबस के मुताबिक हुआ था। तो पहले साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट था वो 200 मार्क्स पर मुश्तमिल था और जो स्टूडेंट्स थे इसको बहुत ज़्यादा ऑप्ट कर रहे थे और बहुत अच्छे इसमें मार्क्स ले रहे थे। अब इसको 100 नंबर का कर दिया गया। अब भी जो इसकी परफॉर्मेंस है इसमें स्टूडेंट्स की वो बहुत अच्छी है। एक तो इसमें फ़ायदा टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, दूसरा आपका जब इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हेल्प देती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब इसका मैं आपको ज़रा ब्रीफ सा इसका डिस्क्रिप्शन बयान कर दूं। ब्रीफली मैं आपको इसका थोड़ा सा इसको बताऊं सलेबस के हवाले से कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है। हम इसको BA BSc के अंदर जो हमारा सलेबस है साइकोलॉजी का 3rd ईयर का, उसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। डेफिनेशन एंड स्कोप है, साइकोलॉजी एज अ साइंस है, स्कूल्स हैं और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जिसको हम जैसे इसमें हमारे स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, ये वाले पर्सपेक्टिव्स हैं और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मॉडल्स हैं, ठीक है, और रिसेंट ट्रेंड्स इसके अंदर आते हैं। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, सोशल पर्सपेक्टिव है, हम इनको जो है वो स्टडी करते हैं। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स वगैरह जितने पर्सपेक्टिव्स हैं या मॉडल्स हैं जिनको हम कहते हैं तो उनको इसमें स्टडी किया जाता है। इसमें रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं साइकोलॉजी के अंदर, ये सारे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के नाम से 3rd ईयर में हमारे BA BSc में बायोलॉजिकल बेसिस का 4th चैप्टर है। वो इसमें नर्वस सिस्टम आता है, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन उसका फंक्शन है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये इस पर मुश्तमिल है। तीसरा चैप्टर सेंसेशन एंड परसेप्शन का है। सेंसेशन एंड परसेप्शन का BA BSc 3rd ईयर में 5th चैप्टर है। उसमें सेंसेशन एंड परसेप्शंस के हैं, सेंसरी प्रोसेस हमारा क्या होता है, परसेप्शन है, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स हैं, बाइनोकुलर और मोनोकुलर क्यूज हैं, इल्यूजन है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, डिटरमिनेंट्स ऑफ परसेप्शन, कौन सी चीज़ें परसेप्शन को डिटरमिन करती हैं उस हवाले से है। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा टॉपिक है लर्निंग एंड मेमोरी का, तो ये लर्निंग और मेमोरी हमारे 2 चैप्टर
चैप्टर्स अलग-अलग चैप्टर्स हैं साइकोलॉजी के थर्ड ईयर में। लर्निंग 8वां चैप्टर है और जो हमारा मेमोरी है वो चैप्टर नंबर 9 है। इसमें फॉर्म्स ऑफ लर्निंग है, डिफरेंट फॉर्म्स हम क्लासिकल लर्निंग होती है, ऑपरेंट लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है या जिसको कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, लेटेंट लर्निंग है, उनकी टाइप्स हैं यहाँ पे दी गई हैं, क्लासिकल की है, ऑपरेंट की है, फिर रीइंफोर्समेंट एक्सटेंशन, ये ऑपरेंट की टाइप्स आ जाती हैं, फिर थेरीज ऑफ लर्निंग है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, हम सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, फिर प्रोसेस ऑफ मेमोरी है, फॉरगेटिंग है और थेरीज ऑफ मेमोरी हैं, इनको इसमें स्टडी किया जाता है। 5वां जो टॉपिक है मोटिवेशन और इमोशन के हवाले से, तो हमारे थर्ड ईयर के चैप्टर में जो मोटिवेशन है वो 6th चैप्टर होता है और जो इमोशन है वो 7th चैप्टर है। तो इसमें होम्योस्टेसिस क्या होता है, कौन से फैक्टर्स मोटिवेशन पे इफेक्ट करते हैं, इसका बायोजेनिक और सोशल मोटिव्स कौन से होते हैं, हम मेजरमेंट कैसे करते हैं ह्यूमन मोटिवेशन की, थेरीज ऑफ मोटिवेशन क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, टाइप ऑफ इमोशंस क्या हैं, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आती है इमोशंस में और थेरीज ऑफ इमोशन कौन सी हैं, इनको स्टडी किया जाता है। फिर 7वां चैप्टर साइकोलॉजिकल असेसमेंट का है। ये जो दो आपके सामने लास्ट है 7 और 8, ये हमारे जो थर्ड ईयर की साइकोलॉजी के अंदर 11वां चैप्टर हमारा जो है वो आ जाता है इंटेलिजेंस का और 12वां चैप्टर है पर्सनैलिटी का। तो असेसमेंट बेसिकली ये पहले पुराने सिलेबस में होता था साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें किस तरह से असेस करते हैं हम, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी इसकी कौन सी है, फिर पर्सनैलिटी की थेरीज हैं, फैक्टर्स हैं, पर्सनैलिटी को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं, इसकी थेरीज पर्सनैलिटी की कैसे हम उसकी असेसमेंट करते हैं, जिसके लिए हम 2 टेस्ट यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट हमारे होते हैं। जब भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी इम्तहान में जाते हैं CSS में या PMS में, तो आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और उसमें यही टेस्ट आपसे प्रोजेक्टिव और जो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं पर्सनैलिटी के, वही उनकी जो है वो करवाए जाते हैं और आपकी असेसमेंट की जाती है उस हवाले से। तो ये हमारा जो है कंटेंट्स हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ये 12 हमारे कंटेंट्स हैं, 7 हमारे कंटेंट्स हैं, टोटल 12 इसमें आपके जो हैं वो कंटेंट्स या टॉपिक्स आते हैं। जो 8वां हमारा टॉपिक है वो इंटेलिजेंस का है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो BA BSc का सिलेबस है उसमें 11वां चैप्टर इंटेलिजेंस का है। इसमें थेरीज इंटेलिजेंस की हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की और असेसिंग इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से होते हैं, किस तरह से हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं उसका पता लगाती है। ये भी आपके जब CSS और PMS का एग्ज़ाम होता है तो उसमें बाकायदा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, उसमें यही टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, आप अप्लाई किए जाते हैं, आपके इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जाता है। इसी तरह हमारा 9वां चैप्टर है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स। ये सोशल इन्फ्लुएंस और ग्रुप डायनामिक्स के हवाले से, जैसे मैंने लास्ट डेज में अभी कल एक वीडियो अपलोड की थी सोशल साइकोलॉजी के हवाले से, तो उसमें मैंने एटीट्यूड्स के हवाले से बात की थी, उसमें मैंने कन्फर्मिटी एट्रीब्यूशन के हवाले से बात की थी, ऑल्टिज्म के हवाले से बात की थी, सोशल नॉर्म्स के हवाले से बात की थी। तो वो यही पूरा टॉपिक है ये सोशल इन्फ्लुएंस और ग्रुप डायनामिक्स के हवाले से। तो ये जो है टॉपिक आपका आता है। 10वां जो टॉपिक है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का हवाले से। अब ये हमारे शुरू हो गए जी, जो हमारा 4th ईयर का सिलेबस है उसमें से, यानी सोशल साइकोलॉजी 4th ईयर का हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर आपका 8वां ये चैप्टर है सोशल साइकोलॉजी का। वहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो, देख सकते हो। और उसके बाद हमारा जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये 5वां चैप्टर है। तो 5वें चैप्टर यानी डेवलपमेंट का जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में और एडल्टहुड और ओल्ड एज में ये जो डेवलपमेंट होती है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है इन टॉपिक्स के अंडर जो है। उसके बाद हमारी एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी है। एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो BA BSc का हमारा, या जिसको हम ADP प्रोग्राम, अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, उसके मुताबिक आप दूसरा चैप्टर है हमारा BA BSc में। तो एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी
ये इसमें हम कॉन्सेप्ट एंड काजेज ऑफ एबनॉर्मेलिटी, क्लिनिकल असेसमेंट और इंटरवेंशंस कौन सी होती हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वगैरह, यानी और बहुत सारे हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर है हमारा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं हमारे, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं हमारे, ठीक है। इसी तरह हमारे जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है, जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, जिसमें डिफरेंट हम थेरेप्यूटिक इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने इसी चैनल पे, जिसमें पूरी क्लिनिकल साइकोलॉजी के तमाम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस और असेसमेंट के तरीके भी बताए गए हैं, उसमें इंटेलिजेंस का भी कवर हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है जी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल जो साइकोलॉजी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल और जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ये चौथा चैप्टर है हमारे फोर्थ ईयर के अंदर। उसमें लीडरशिप स्टाइल्स बताए गए हैं। ये लीडरशिप स्टाइल्स बेसिकली हमारे जो सोशल साइकोलॉजी वाला चैप्टर है उसके अंदर मौजूद हैं। फिर डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वर्क मोटिवेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होती है, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क एंड मैनेजमेंट इसको कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन क्या होती है, जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स क्या होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होती है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट एक होता है हमारा साइकोलॉजी के अंदर, और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है जिसको HCI भी बोला जाता है। ये क्या है, इन टॉपिक्स के हवाले से ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के हेडिंग्स के अंडर जो है इसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी है। ये फोर्थ ईयर में BA-BSc हमारा छठा चैप्टर है गलबन। तो हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो उसमें बिलीव्स एंड बिहेवियर क्या होता है, मॉडल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी क्या हैं, फिर हम उसकी असेसमेंट और इंटरवेंशंस कैसे करते हैं, स्ट्रेस के मॉडल्स क्या हैं, क्रॉनिक और टर्मिनल इलनेस क्या होती है, और रोल ऑफ सोशल स्पोर्ट्स क्या है, ये हम हेल्थ साइकोलॉजी के अंडर जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आखिरी जो साइकोलॉजी का CSS के हवाले से यहाँ पर जो 14वां चैप्टर है या 14वां टॉपिक है वो फोरेंसिक साइकोलॉजी के हवाले से है। तो फोरेंसिक हमारे पास ये 10वां फोर्थ ईयर के अंदर 10वां जो है वो चैप्टर है फोरेंसिक साइकोलॉजी, और इसमें साइकोलॉजी एंड लॉ क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, कन्फेशन क्या है, आई विटनेस टेस्टिमनी क्या है, वर्किंग विद ऑफेंडर्स क्या है, जर्नाइल्स डेलिक्वेंट्स क्या होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स क्या होती हैं, और सेक्स ऑफेंडर्स क्या होते हैं, इनके बारे में ये फोरेंसिक साइकोलॉजी डिस्कस करती है। तो ये सारे मेरे कहने का जो मैं ये आपको बताने का मकसद साथ साथ में ये था कि थर्ड ईयर में कौन सा चैप्टर है, फोर्थ ईयर में कौन सा चैप्टर है, इसको बताने का मकसद ये था कि जो शख्स अगर किसी के माइंड में है कि वो CSS करना चाहता है, वो CSS करना चाहता है, तो बच्चा अगर शुरू से ही उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि वो CSS करेगा, तो मेरा हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही मशवरा होता है, मैं काउंसलिंग जो करता हूँ, करियर काउंसलिंग बच्चों की करता हूँ, उसके हवाले से कि जब उसका माइंड है उस चीज़ के लिए तो वो शुरू से ही उन चीज़ों को लेके चले। जो बच्चा एक डिग्री लेवल पे वो सब्जेक्ट्स पढ़ता है, फिर उन मास्टर्स में पढ़ता है, अगर अच्छा उस्ताद मिल जाता है, अच्छा टीचर पढ़ाने वाला और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता है, तो जैसे हमारा ये साइकोलॉजी का है, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट साथ रख लेता है, तो पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर हो जाती हैं। मुतालिया पाकिस्तान अच्छा पढ़ लेता है, पाकिस्तान स्टडीज़, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं। इंग्लिश अच्छे टीचर से अगर वो ग्रामर एंड कंपोजिशन कर लेता है, प्रेसी राइटिंग प्रेसीज हो जाती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस्लामियात का भी वही सूरत हाल है, अगर इस्लामियात भी अच्छे तरीके से, तो क्वालिटी इसी को कहते हैं, और मैं इसी पे जोर देता हूँ कि अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करें। अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन पे जोर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स के, वो रट्टा नहीं लगवाते। अगर रट्टे वाला सिस्टम होता है तो फिर वो आगे जाके नाकाम हो जाता है। जो CSS करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरी ख़ास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रट्टा सिस्टम से परहेज़ करें अभी से। अभी जब वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या उनका माइंड है फ्यूचर में कि वो CSS का एग्ज़ाम दें या अगले साल वो एग्ज़ाम, तो पहले से चीज़ों को कंसेप्चुअली पढ़ें, क्योंकि CSS के या PMX के एग्ज़ाम में वो आपसे टू द पॉइंट चीज़ें नहीं पूछता। जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके स्टाइल से पूछता है कि थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। तो जिस स्टूडेंट ने रट्टा लगाया है वो नाकाम हो जाता है, और जो स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअली जिसने तैयारी की होती है वो अपने पास से चीज़ों को क्लियरली और उनको एक्सप्लेन और डिफ़ाइन कर देता है। तो इसीलिए बच्चों के ये मसला है कि जो CSS का रिटन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है वो कभी 2% आता है, कभी 2.5%, कभी 3% और मैक्सिमम 4% तक होता है। वजह यही है कि 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं रिटन, पास रेशो क्या होती है
400, 300, 250, ठीक है ना, वो लोग पास कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन उसातिज़ा से भी जो पढ़ा रहे हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दें, कोशिश करें कि बच्चों को बेहतर तरीके से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, उनको पॉइंट्स बनाना सिखाएं, उनको खुद से सेल्फ राइटिंग का जो है उनके अंदर उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करें, उनको सेल्फ राइटिंग की तरगीब दें, ताकि वो आगे जाकर कंपटीशंस के एग्ज़ाम में और बल्कि ज़िंदगी के किसी शोबे में भी वो नाकाम ना हो सकें। तो ये उनको सिखाएं। और इसी तरह इंशाअल्लाह मैं दूसरे जो सलेबस हैं मुख्तलिफ CSS के हवाले से वो भी वीडियोस, उनके वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। मेरा मकसद स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि स्टूडेंट फ्यूचर में, और ये सारी चीज़ें कि अभी वक्त था हमारे पास भी, ऑनलाइन क्लासेस हम बच्चों की ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं। तो घर में बैठ कर क्यों ना वो क्वालिटी एजुकेशन, वो इन चीज़ों की तरफ आएँ, वो अपने आप को दूसरी चीज़ों में ज़ाया करने की बजाय, वो अपने आप को दूसरे जो है वो मशागिल में लगाने की बजाय, दूसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने की बजाय जो है वो क्वालिटी की तरफ आएँ, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आएँ, वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। अब एक स्टूडेंट जिसने BA BSc किया हुआ है, उसने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उस साइकिल तो थोड़ा सा और मज़ीद उनको पढ़ ले, ये लेक्चर सुन ले, और कहीं से भी जहाँ से भी उसको मवाद मिलता है, मेरे ये लेक्चर सुने तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाअल्लाह। उसका 100 नंबर का पेपर यहाँ से इन्हीं चंद दिनों में वो इन लेक्चर्स को सुन के प्रिपेयर कर सकता है। और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। तो बात यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं। तो कुछ भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, लईसल इंसाना इल्ला मासा, कि इंसान के लिए उतना है जितने की वो कोशिश करे। तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप मेहनत की तरफ जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देंगे। और आप अगर CSS का इरादा रखते हैं तो उसको ज़रूर उसके लिए कोशिश करें, और एक कम अज़ कम उसके लिए अप्लाई करें, अपनी तवानाइयों, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके देखें। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और इसको लाइक्स कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।